Welcome back everyone. The Ailing Planet, The Green Movement's Role. ये नाम है आज के लेसन का जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। ये जो चैप्टर है वो 11th क्लास की इंग्लिश बुक हॉर्नबिल से लिया गया है और ये लिखा है नानी पालखीवाला के द्वारा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखिए इस चैप्टर किस चीज के बारे में है। एलिंग प्लैनेट, एलिंग का मतलब होता है बीमार, सिक, और प्लैनेट कहते हैं ग्रह को, यानी प्लैनेट इज यूज्ड फॉर आवर अर्थ। प्लैनेट जो यूज हुआ है ये हमारी पृथ्वी के लिए यूज हुआ है। द एलिंग प्लैनेट यानी धरती जो है वो बीमार है, उसको अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, इट इज नॉट फीलिंग वेल और इट इज इन वेरी पुअर हेल्थ। इसकी हेल्थ, इसका स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा नहीं है, बहुत ही दयनीय स्थिति में ये है, बहुत ही स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब है, बहुत दुखी है, बहुत कष्ट में है, बहुत दर्द में है। तो ये धरती जो है हमारी क्यों दुखी है, क्यों कष्ट में है, क्यों जल रही है, इसी के बारे में आज हम जानेंगे इस चैप्टर में। और ये जानने से पहले थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं हम अपने राइटर के बारे में। एंड राइटर इज नानी पालखीवाला। ही इज नानी पालखीवाला was a renowned lawyer, justice and jurist and economist। वो एक अर्थशास्त्री थे, वो बहुत ही फेमस वकील थे, प्रसिद्ध वकील थे, न्यायाधीश थे और एक कानून के जानकार थे। और उनकी एक बुक है लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ इनकम टैक्स, ये बहुत ज्यादा फेमस किताब है उनकी। और द फॉलोइंग आर्टिकल, ये जो चैप्टर है ये एक आर्टिकल है, ये एक लेख के रूप में है। और ये आर्टिकल जो छपा था 24 नवंबर 1994 को द इंडियन एक्सप्रेस नामक के न्यूज़पेपर में छापा गया था। द इश्यू दैट ही रेज्ड रिगार्डिंग द रिक्लाइनिंग हेल्थ ऑफ द अर्थ कंटिन्यूइंग टू हैव रेलेवेंस। ये 1994 में ये आर्टिकल छापा गया था और आज उसको छपने के बाद 30-32 साल हो चुके हैं, लेकिन जो मुद्दा उन्होंने, जो इश्यू, जो प्रॉब्लम उन्होंने इस आर्टिकल में उठाई थी वो आज भी प्रासंगिक है, आज भी उसकी सार्थकता है। तो मुद्दा क्या उठाया था? डिक्लाइन हेल्थ ऑफ द अर्थ। पृथ्वी है, उसका जो हेल्थ है, उसका स्वास्थ्य जो है वो बहुत खराब होता जा रहा है, दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। पृथ्वी की स्थिति अच्छी नहीं है, उसका स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा नहीं है। और हम कह सकते हैं कि दिस चैप्टर इज इनडायरेक्टली पॉइंट्स आउट द इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, जो पर्यावरण प्रदूषण हमारी धरती में दिखाई देता है, जो क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग और जितनी भी पर्यावरण संबंधी परेशानियां, प्रॉब्लम, समस्याएं पैदा हुई हैं उसके बारे में ये आर्टिकल है। और अगर आपको इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में कोई आर्टिकल याद करना है तो भी इस चैप्टर से आपको बहुत सारे रेलिवेंट पॉइंट्स जो है वो मिल जाएंगे। तो आइए इस चैप्टर को ध्यान से ये समझते हैं, पढ़ते हैं और चैप्टर को ही नहीं साथ ही साथ हम एक अपना आर्टिकल भी तैयार कर लेते हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के लिए, जो 11th और 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं। थिंक व्हाट डू दीज इमेजेस शो। इन चित्रों को आप ध्यान से देखिए, बताइए क्या प्रदर्शित करती हैं, ये प्रदर्शित करते हैं ये चित्र। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जंगल के जंगल पेड़ काट दिए गए हैं और ये फैक्ट्रियों से, चिमनियों से निकलने वाला जो धुआं है, जो गैस है, जहरीली गैस है, हानिकारक केमिकल्स हैं जो हवा में बह रहे हैं। कहीं कहीं पे सूखा पड़ा है, कहीं पर पेड़ों को काट दिया गया पूरी तरह से और बहुत ही बुरी स्थिति यहाँ पर हम देखते हैं कि जहाँ पर एंटार्क्टिका है वहां पर जो बर्फ है वो पिघल रही है दिन रात। जंगल के जंगल जल रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, पेड़ों के कटान हो रहा है। तो ये पूरी जो बातें हो रही हैं एक साथ, ये मिलकर के जो है वो हमारी धरती के स्वास्थ्य को बिगाड़ रही हैं और पर्यावरण प्रदूषण को पैदा कर रही हैं। सम मोर पिक्चर्स आर हियर गिवन। हम देखते हैं मेट्रो सिटीज में, बड़े बड़े शहरों में जो पूरा स्काई है वो पूरा मिस्ट से, धुएं से भरा रहता है, जंगल जल रहे हैं, धरती जो है वो बंजर हो गई है और जगह जगह धुएं निकल रहे हैं, जहरीली गैसें हो गई हैं। और हमारा जो क्लाइमेट चेंज है, जो ग्लोबल वार्मिंग है, तापमान जो है धरती का वो निरंतर बढ़ता जा रहा है, प्रदूषण होता जा रहा है, जिससे कि बहुत ज्यादा हानिकारक प्रभाव धरती पर पड़ रहा है, साथ ही साथ लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। तो आइए देख लेते हैं जल्दी से इसका थीम क्या है। नानी पालकीवाला इन दिस आर्टिकल द हीलिंग प्लैनेट ट्राई टू ड्रॉ आवर अटेंशन टू द ग्रेजुअल डिक्लिनेशन ऑफ अवर प्लैनेट अर्थ। जैसा कि पहले भी हमने डिस्कस कर लिया है कि इस आर्टिकल का जो थीम है, जो हमारे प्लैनेट अर्थ है, जो हमारा ये ग्रह है धरती का, उसका जो स्वास्थ्य है वो निरंतर डिक्लाइन होता जा रहा है, निरंतर गिरता जा रहा है, पृथ्वी बहुत ज्यादा प्रदूषित होती चली जा रही है। द अर्थ इज नो मोर अ प्लेजेंट प्लेस फॉर हैबिटेशन। ये जो धरती है अब रहने लायक जगह नहीं रह गई है। हैबिटेशन माने होता है लिविंग इन अ प्लेस, यानी किसी जगह पे निवास करना, रहना, उसे कहते हैं हैबिटेशन। तो नो मोर अ प्लेजेंट, प्लेजेंट माने होता है सुहावना, सुखद, यानी धरती पे रहना कोई सुखद एहसास नहीं रह गया है।
फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, क्रॉपलैंड्स एंड फिशरीज नीड टू बी प्रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड। ये जो हमारे जंगल हैं, ये जो हमारे घास के मैदान हैं, जो हमारे फसल वाले जो हमारे खेत खलिहान हैं, जो हमारी फिशरीज हैं, इन सबको प्रिजर्व्ड किया जाना चाहिए, संरक्षित किया जाना चाहिए। प्रोटेक्टेड माने इनको सुरक्षित किया जाना चाहिए। इट रिवॉल्व्स अराउंड द फैक्ट दैट पीपल बीइंग ग्रीडी हैव ओवर एक्सप्लॉइटेड अर्थ रिसोर्सेज। अब इस चैप्टर में ये बात उठाई गई है कि जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा लालची होते जा रहे हैं। ग्रीडी जो मनुष्य है वो बहुत ज्यादा लालची हो गया है और उसी के लालच के चारों ओर ये जो फैक्ट है पर्यावरण प्रदूषण का, पृथ्वी की खराब हेल्थ का, ये जो तथ्य है, ये जो फैक्ट है वो घूमता रहता है कि मनुष्य के लालचीपन के चारों ओर। और जो व्यक्ति है, जो मनुष्य है, वो अपने लालच के कारण ये जो पृथ्वी के जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है, उनका दोहन कर रहा है, उनका अत्यधिक शोषण कर रहा है। तो नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब होता है प्राकृतिक संसाधन, मतलब जितने कोयला हो गया, तेल हो गया, लकड़ी हो गया, पानी हो गया, इनको बेतरतीब तरीके से बिना सोचे समझे इनका यूज कर रहा है। And this is leading to depletion of many earth natural resources, और जिसके कारण जो पृथ्वी के कई प्राकृतिक संसाधन है वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। Which sooner or later shall have a great impact on us। पृथ्वी के संसाधन धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, जिससे कुछ समय के बाद इसका नेगेटिव प्रभाव, इसका नकारात्मक प्रभाव हम पर पड़ने ही वाला है। चाहे वो अभी पड़े, चाहे वो बाद में जाके पड़े, लेकिन उसका खामियाजा हमको सबको भुगतना ही पड़ेगा। सो द मैसेज, तो व्हाट इज द मैसेज ऑफ दिस चैप्टर? द मैसेज कन्वेड थ्रू दिस इज दैट वी मस्ट ट्राई आवर बेस्ट टू सेव अर्थ, टू सेव अर्थ। ये मैसेज दिया गया है कि हमको इस धरती को बचाना है और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है अपनी इस धरती को बचाने की। बाय नोइंग मोर अबाउट दिस एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस कैन हेल्प अलॉट। हमको ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में जानना है, ज्यादा से ज्यादा अपनी धरती के बारे में जानकारी रखनी है कि ये कैसी है, क्या प्रॉब्लम हो रही है और कैसे हम इसको बचा सकते हैं, कैसे पर्यावरण प्रदूषण को हम रोक सकते हैं। इसके बारे में अवेयरनेस माने जागरूकता फैलानी चाहिए। जितना ज्यादा हम अपनी धरती को जानेंगे, जितना ज्यादा हम उसको संरक्षण के लिए जागरूक होंगे, उतना ज्यादा हम इसको बचा पाएंगे। तो चैप्टर स्टार्ट होता है, यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं चैप्टर के, जिसके थ्रू हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। चैप्टर स्टार्ट होता है द ग्रीन मूवमेंट्स ग्रिप्ड द इमेजिनेशन ऑफ द एंटायर ह्यूमन रेस। जो ग्रीन मूवमेंट था, जो हरित आंदोलन था, जो हरित क्रांति थी, वो शुरू हुआ था 1972 में और इसने पूरे ह्यूमन रेस, पूरे मानव जाति का, एंटायर माने होता है होल, संपूर्ण, पूरी मानव जाति का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। ग्रिप्ड द इमेजिनेशन, जितने भी देश हैं सबका ध्यान इस ओर गया। 1972 में क्या हुआ था कि न्यूजीलैंड जो देश है वहां पर एक ग्रीन पार्टी की स्थापना हुई, फाउंडेड, इट वाज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड। And when 1971 मार्क के क्वेश्चन में भी, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी ये आ जाता है कि व्हाट इज ग्रीन मूवमेंट एंड व्हेन डिड इट फाउंड, वेयर वाज इट फाउंडेड, कहाँ पर इसकी स्थापना हुई। इस तरह से 1 मार्क का क्वेश्चन या 2 मार्क्स से क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो ध्यान से इसको आप ध्यान देंगे कि 1972 में ग्रीन मूवमेंट हुआ और वेयर, when 1972, where in New Zealand, and what? The Green Party. Since then, it captured the imagination of millions completely and rapidly. Since then माने तब से, यानी 1972 से लेकर के अभी तक इसने मिलियंस, हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों का ध्यान बहुत ही रैपिडली माने बहुत ही शीघ्रता से और कंप्लीटली माने पूर्णतया, पूरी तरह से लोगों की कल्पना को कैप्चर कर लिया है। द मूवमेंट हैज नॉट लुक्ड बैक, और तब से इस आंदोलन ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। लेट्स डिस्कस सम एम्स ऑफ दिस मूवमेंट। इस ग्रीन मूवमेंट का एम क्या था? ग्रीन माने होता है हरा। अब इसी से आप कुछ कुछ गैस लगा सकते हैं कि इसका उद्देश्य क्या रहा होगा। ग्रीन मूवमेंट एम्स एट क्रिएटिंग अ होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड। ग्रीन मूवमेंट का उद्देश्य था कि ये जो विश्व है इसको हमको संपूर्ण रूप में देखना है, होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू, यानी इस पूरे विश्व को हमको संपूर्ण रूप में देखना है, पार्ट्स में नहीं देखना है।
अलग-अलग तरीके से नहीं देखना, यानी हवा अलग है, पानी अलग है, जंगल अलग है, मनुष्य अलग है, पृथ्वी का जीवन अलग है, धरती का अंदर का जीवन अलग है। इन सभी चीज़ों को हमको अलग, कोई भी चीज़ धरती के जितने भी तत्व हैं, जितने भी चीज़ें हैं, उनको सबको हमको मिश्रित रूप में देखना है, मिला कर के देखना है, जोड़ करके देखना है, अलग-अलग करके हमको पृथ्वी को, इस संसार को नहीं देखना है, क्योंकि हर चीज़ जो इस धरती पर है, वो सब इंटरडिपेंडेंट है, सब एक-दूसरे पर निर्भर है। उसी के कारण सबका जीवन है। यानी अपने जीवन के लिए हर चीज़ जो है वो एक-दूसरे पर निर्भर है। इसलिए हमको अपनी धरती को पार्ट्स में नहीं देखना है, अलग-अलग तरीके से नहीं देखना है, सबको होलिस्टिक यानी कंप्लीटली पूर्ण रूप से, समग्र रूप से एक साथ देखना है। द अर्थ इटसेल्फ इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि जो धरती है वो स्वयं ही एक जीवधारी है। वो एक जीवित चीज़ है, उसको मृत नहीं मानना है, वो साँस लेती है धरती। तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह, जैसे हम किसी जीवित व्यक्ति, जीवित क्रीचर को, जीव को, मनुष्य को, जानवरों को, कोई भी जीव-जंतु है, हमको ज़िंदा समझ के उसके साथ व्यवहार करते हैं, वैसे ही हमें पृथ्वी के साथ भी व्यवहार करना है। जैसा दर्द किसी जीवधारी को होता है, वैसा ही धरती को भी होता है। It makes people conscious to stop further degradation and deterioration of nature and its resources. ये जो मूवमेंट हुआ था, ग्रीन मूवमेंट, ये लोगों को कॉन्शियस कराता है, उनको जागृत करता है, इस ओर उनका ध्यान आकर्षित करता है कि अब आगे और इस प्रकृति का, इस धरती का और डिग्रेडेशन और डिटेरियोरेशन नहीं होना है। इसके जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, जो हो गया, लेकिन अब आगे जाकर के हमको किसी का दोहन नहीं करना है, किसी को नष्ट नहीं होने देना है, किसी को खराब स्थिति में नहीं डाल। डिटेरियोरेशन माने होता है टू बिकम वर्स। कोई चीज़ की बद से बदतर जो स्थिति होती है, उसे कहते हैं डिटेरियोरेशन। और डिस्ट्रॉय करना जिसे कहते हैं। डिग्रेडेशन माने भी होता है पतन करना, कम हो जाना, किसी की वैल्यू, कीमत जो है, जो कम हो जाती है। और इस तरह से हम पोस्टर्स बनाते हैं, सेव द एनवायरनमेंट एंड यू विल सेव द लाइफ एंड फ्यूचर। अवेयरनेस फैलाना है, तो इस तरह से आप पोस्टर बना करके भी लोगों को इस ओर जागरूक कर सकते हैं। आइए देखते हैं और इसका क्या है, अ होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू। क्या है ये होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू? आइए इसको डिस्कस करते हैं। अभी हमने इसके बारे में कुछ बताया है, लेकिन एक बार और देख लेते हैं। ग्रीन मूवमेंट हैज चेंज्ड आवर कॉन्सेप्ट। ये जो ग्रीन मूवमेंट चालू हुआ था, ये जो आंदोलन हुआ था, इसने हमारे कॉन्सेप्ट्स को, हमारे आइडियाज को, हमारे थॉट्स को बिल्कुल पूरी तरह से चेंज कर दिया। फ्रॉम मैकेनिक व्यू टू अ होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू। कैसे कंप्लीटली चेंज करा? क्या होता है होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू? पहले हम समझते थे कि हमारी धरती जो है वो एक मशीन की तरह है। जैसे हम, कोई मशीन होती है, उससे हम काम लिए जाते हैं, बिना ये सोचे समझे कि ये भी कभी थक सकती है, इसमें भी कभी ऑयलिंग की, रिपेयरिंग की आवश्यकता है, तो जितनी इसकी ताकत है उसी के अनुसार इससे काम लिया जाए। बिना निर्दयता के साथ हम किसी मशीन का यूज़ करते हैं, वैसे ही हम धरती का यूज़ करते थे। लेकिन वैसा ना मान करके, ये पृथ्वी जो है एक मशीन नहीं है, बल्कि ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जीवधारी की तरह है। इसलिए हमको इसको समग्र रूप में, इसमें जितनी भी चीज़ें हैं इस धरती में, इस पृथ्वी पर, इस संसार में, उनको समग्र रूप में देखना है। यानी सब चीज़ों को एक साथ मिला करके देखना है। एवरीथिंग इज़ इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। हर चीज़ जो है इस धरती की एक-दूसरे पर निर्भर है। इसलिए हमें इसको मशीन की तरह यूज़ नहीं करना है। द वर्ल्ड इज़ नो लॉन्गर अ मशीन। संसार जो है अब एक मशीन नहीं है। ये साँस लेती है, इसमें जीवन है, बट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। द वर्ड इज नो लॉन्गर अ मशीन बट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट ब्रीथ्स, ये सांस लेती है, फील्स पेन, इट कैन गेट हर्ट, इट फील्स पेन, इसको दर्द महसूस होता है, इसको चोट लग सकती है। तो इसको जब हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह देखेंगे, तो हम इसके साथ वैसे ही व्यवहार करेंगे जैसे कि किसी जीवधारी के साथ करते हैं। द अर्थ इटसेल्फ इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वी आर पार्ट ऑफ इट। हम सब इसके भाग हैं। इट हैज इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स एंड वाइटल प्रोसेस। इस धरती के अपने चयापचय की आवश्यकताएं होती हैं, मेटाबॉलिक नीड्स होती हैं, वाइटल प्रोसेस है, इसके भी अपने महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं होती हैं, जिसकी ओर हमें ध्यान देना चाहिए। इट वॉज एज रिवोल्यूशनरी as Copernicus' idea that all the planets revolve around the sun। ये जो आइडिया था कि जो पृथ्वी है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू पॉइंट से हमको इसको देखना है।
संपूर्ण रूप में इसको देखना है। ये विचार उतना ही क्रांतिकारी था जितना कि कोपरनिकस का ये विचार कि जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पहले ये माना जाता था कि सारे ग्रह जो हैं वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन कोपरनिकस ने ये साबित किया, ये बताया कि सारे ग्रह पृथ्वी के नहीं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो उस समय ये विचार जो था ये बहुत ही ज्यादा क्रांतिकारी था, रिवॉल्यूशनरी था। रिवॉल्यूशनरी क्रांतिकारी का मतलब क्या होता है? समथिंग विच हैज नॉट हैपेंड अर्लियर, कोई ऐसी चीज, ऐसा विचार जो पहले कभी नहीं आया, कभी नहीं हुआ था, तो उसे कहते हैं रिवॉल्यूशनरी। उसी तरह से ये जब ग्रीन मूवमेंट हुआ तो उसने भी एक ऐसा ही विचार दिया कि पृथ्वी जो है वो एक जीवित जीवधारी की तरह है, उसके साथ हमें एक जीवित व्यक्ति की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए, ना कि उसको मशीन की तरह। A mechanical view of the world gives a distorted picture। जो मैकेनिकल व्यू है संसार का, धरती का, वो हमको डिस्टॉर्टेड पिक्चर देता है। मैकेनिकल व्यू जो होता है वो हमको पृथ्वी का एक खराब रूप दिखाता है, एक विकृत रूप दिखाता है हमें धरती का। विकृत माने कोई खराब चेहरा जिसे कहते हैं, ऐसी पिक्चर हमको प्रोजेक्ट करता है मैकेनिकल व्यू जब हम कहते हैं तो। वी नीड टू डेवलप अ होलिस्टिक व्यू ऑफ द वर्ल्ड। इसलिए हमको इस संसार का एक होलिस्टिक व्यू को डेवलप करने की आवश्यकता है। It is a comprehensive view of the world. With all its natural resources and species, human beings are just part of it. हमको जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, जितने भी जाति प्रजातियां हैं, ह्यूमन बींग्स, इन सबको एक साथ मिलकर के देखना चाहिए। जब हम एक साथ मिलकर के देखते हैं तो ये एक कॉम्प्रहेंसिव व्यू बन जाता है। सारी सारी चीजें हमको जो है इंटरकनेक्टेड दिखाई देती हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए पर्यावरण और जितने भी संसाधन है उनके महत्व को हमको समझना होगा। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया गया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हिंदी में बोलेंगे सतत विकास। सतत विकास, सतत का मतलब होता है निरंतर, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। डेवलपमेंट माने होता है विकास, तो इसका क्या मतलब है? सतत विकास होना चाहिए। इन 1987 दिस कॉन्सेप्ट, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो कब आया? 1987 में। In 1987, this concept popularized by the World Commission on Environment and Development। एक संस्था है वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। इसके द्वारा ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, जो आइडिया है, जो विचार है, वो 1987 में लाया गया और ये बहुत ज्यादा उस समय पॉपुलर हुआ, बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुआ। आइए देखते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट without compromising the ability of future generations to meet their needs। जब हम आने वाली पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने के लिए उसकी क्षमताओं को नुकसान पहुंचाए बिना अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर लेते हैं तो उसे कहते हैं सतत विकास। यानी कि हमें अपने लिए चीजें तो चाहिए, हमारी आवश्यकताएं तो पूरा होती हैं, लेकिन साथ ही साथ जो भविष्य की पीढ़ी है उसकी भी जरूरतें बनी रहें, ज़रूरतें पूरी हों। जब हम इस तरह से विकास करते हैं तो उसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साथ-साथ हम आने वाली पीढ़ी की ज़रूरतों को भी ध्यान में रखते हैं, उनके लिए भी संसाधन छोड़ देते हैं, तो उसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मैन शेयर्स द अर्थ विद 1.5 मिलियन लिविंग स्पीशीज। ये जो धरती है इसमें 1.5 मिलियन जो है वो लिविंग स्पीशीज हैं, जीवित जीवधारी रहते हैं। SCORCH। स्कोर्च का मतलब होता है बर्निंग प्लैनेट। जो पृथ्वी है वो जलता हुआ ग्रह बन गया, जल रही है ये पूरी तरह से। डेजर्ट्स आर एडवांसिंग। जितने जो डेजर्ट्स हैं यानी रेगिस्तान जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। मिस्टर एल के झा, मेंबर ऑफ इंटर आलिया ब्रांड कमीशन। एक कमीशन है इंटर आलिया ब्रांड कमीशन, उसके एक सदस्य हैं मिस्टर एल के झा। उन्होंने एक क्वेश्चन उठाया था। तो व्हाट वाज द क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन वाज, आर वी लीव टू आवर सक्सेसर अ स्कॉर्च प्लैनेट और एडवांसिंग डेजर्ट्स, इम्पॉवरिश्ड लैंडस्केप्स एंड एलिंग एनवायरनमेंट। क्या हम आने वाली पीढ़ी को एक बंजर धरती, एक बीमार ग्रह, एक जलता हुआ ग्रह, एक जलती हुई धरती, एक बीमार वातावरण देना चाहते हैं? इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा बिगड़ गई है, क्या हम ऐसा करने जा रहे हैं क्या? ये उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था। इस चैप्टर में साथ ही साथ एक और बड़ी मजेदार बात कही गई है, इंटरेस्टिंग बात कही गई है। द जू एट लुसाका, जाम्बिया में एक जू है लुसाका में, वहां पर
जब आदमी अंदर जाता है तो वहाँ पे लिखा है कि विश्व का सबसे खतरनाक जानवर अगर आपको ढूँढना है तो इसको खोलिए। और जब कोई उस दरवाजे को खोल के अंदर जाता है तो वहाँ पे एक बड़ा-सा मिरर लगा है और मिरर के अंदर व्यक्ति अपनी तस्वीर देखता है। इट मीन्स दैट मैन इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, क्योंकि मनुष्य ही जो है वो संसार में सबसे खतरनाक प्राणी है, सबसे खतरनाक जानवर है। अर्थ हैज़ 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम। पृथ्वी के 4 महत्वपूर्ण बायोलॉजिकल सिस्टम हैं, जिसमें कि मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन की बुक है द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन, ये बुक का नाम याद रखेंगे और राइटर का नाम याद रखेंगे। ब्राउन्स बुक द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट में उन्होंने 4 बायोलॉजिकल सिस्टम, ये क्वेश्चन का आंसर भी आता है ये। व्हाट आर द 4 बायोलॉजिकल सिस्टम्स ऑफ द अर्थ? फिशरीज है, मछली पालन जिसको कहते हैं, फॉरेस्ट हो गए, हमारे जंगल हो गए, ग्रासलैंड्स हो गए, घास के मैदान हो गए, और साथ ही साथ हो गया हमारी क्रॉपलैंड, जो फसल होती है हमारी, फसलें, खेत होते हैं, खेत खलिहान, उसको बोलते हैं क्रॉपलैंड। दीज फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। ये चारों के चारों जो भी हैं, ये 4 बायोलॉजिकल जो सिस्टम्स हैं, ये फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स, ये चारों के चारों जो है ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, जो पूरा वैश्विक जो आर्थिक तंत्र है उसकी फाउंडेशन है, उसकी नींव है ये। इन्हीं पर पूरा संसार का जो आर्थिक तंत्र है वो आधारित है। दे सप्लाई फूड एंड ऑल द रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्रीज। जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये जितने भी हमारे 4 बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं, ये इंडस्ट्रीज के लिए, फैक्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल, कच्चा माल को सप्लाई करते हैं फूड के रूप में। All these 4 principal biological systems are worsening day by day, which is matter of great concern. ये चारों के चारों जो ये बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं, ये दिन प्रतिदिन, डे बाय डे माने दिन प्रतिदिन, वर्सनिंग माने और बेकार से बेकार होते चले जा रहे हैं, इनकी हालत बिगड़ती चली जा रही है। एंड ये बहुत ही बड़ा कंसर्न की बात है, यानी ये बहुत बड़ी बात है, इसकी ओर हमें ध्यान देना चाहिए। आगे वो बताते हैं कि वी शुड टेक इमीडिएट स्टेप्स टू चेक इट। इसको रोकने के लिए, चेक का मतलब यहाँ पे क्या है? स्टॉप। ये इनकी स्थिति बेकार होती जा रही है, तो इसको रोकने के लिए हमको तुरंत कदम उठाए जाने चाहिए। पीपल बीइंग प्रोटीन कॉन्शियस, सो ओवर फिशिंग डिस्ट्रॉइंग फिशरीज। जो फिशरीज हैं, जो मत्स्य पालन उद्योग हैं, आजकल जो लोग हैं बहुत ज़्यादा प्रोटीन कॉन्शियस हो गए हैं, और फिशेज में, मछलियों में जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है, इसलिए उनको मारा जा रहा है। तो जो फिशरीज हैं वो भी जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई हैं, नष्ट होती चली जा रही हैं, because of the overconsumption of fish. Because of the overconsumption of fish, forests are being decimated for firewood for cooking. और जो जंगल है उनको भी डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, उनको डेसिमेट का मतलब होता है नष्ट किया जा रहा है, काटा जा रहा है जंगल खाना बनाने के लिए, यानी उसकी लकड़ी जो है वो ईंधन के रूप में यूज की जा रही है। What goes under the pot? खाना बनाने के लिए चूल्हे के नीचे, चूल्हे में जो बर्तन रखा जाता है उसके नीचे जो रहता है यानी लकड़ी, उसकी जो कीमत है वो पॉट के अंदर रखे हुए खाने से ज्यादा है, यानी लकड़ी जो है जो ज्यादा महंगी हो गई है। फॉरेस्ट प्रीसीड मैनकाइंड, मानव जाति से पहले जंगल आए और उसके बाद जो है रेगिस्तान आए। इसका मतलब क्या है? डॉक्टर मेयर सेज ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज द पावर हाउस ऑफ इवोल्यूशन। जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, हमारे जो उष्णकटिबंधीय जो जंगल है, वो हमारे इवोल्यूशन, हमारे विकास का पावर हाउस है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर डिसअपियरिंग एट द रेट ऑफ 40 to 50 मिलियन एकर्स अ ईयर। हर साल 40 से लेके 50 मिलियन एकर्स में फैले हुए ट्रॉपिकल जंगलों को काटा जा रहा है, वो गायब होते चले जा रहे हैं और उनकी जगह में रेगिस्तान बनते चले जा रहे हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए कि आर्टिकल 48A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन asserts that the state shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, उसका आर्टिकल 48A में लिखा गया है कि जो स्टेट्स हैं, जो भी राज्य हैं, उनको ये प्रयत्न करना है, मेहनत करनी है कि वो पर्यावरण को प्रोटेक्ट करें, पर्यावरण की रक्षा करें और उसको इम्प्रूव करें, उसकी स्थिति को बेहतर करें। एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट, और जंगलों की वो रक्षा करें। ये जिम्मेदारी किसकी है? राज्य सरकारों की, कि अपने पर्यावरण को सुरक्षित करना, जंगलों की सुरक्षा करना,
ये जिम्मेदारी है राज्य सरकारों की एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। साथ ही साथ जो वाइल्ड लाइफ है देश की, जो जंगल का जीवन है, जंगली जीवन है, यानी जानवर, जंगली जानवर और फॉरेस्ट से मिलकर के जो वाइल्ड लाइफ बनती है, उसकी रक्षा करना जो है वो राज्यों का काम है। तो इस ओर आपको ध्यान देना चाहिए कि जंगल कटने नहीं चाहिए, क्योंकि ये जंगल जो है, जो जंगली जानवर जो है, सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अब इस आर्टिकल में एक और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो उठाया गया है, पॉपुलेशन डिटेरियोरेटिंग एनवायरमेंट। जो पॉपुलेशन है, यहाँ पे पॉपुलेशन से मतलब जनसंख्या, यानी कौन सी जनसंख्या, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई जनसंख्या जो है वो पर्यावरण को बिगाड़ रही, डिटेरियोरेट कर रही। डिटेरियोरेट का मतलब होता है टू बिकम वर्स, किसी भी चीज, टू मेक समथिंग वर्स, किसी भी चीज को खराब करना। An aerial survey conducted by the UNO warned that the environment has deteriorated so badly that it has been termed as critical। एक एरियल सर्वे कराया गया था यूएनओ के द्वारा, जिसके कारण ये चेतावनी दी गई कि जो हमारा पर्यावरण है वो इतना ज्यादा, इतना बुरी तरह से डिटेरियोरेट हो गया है, इतनी बुरी तरह से खराब हो चुका है कि इट हैज बीन टर्म्ड एज क्रिटिकल। ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल कह दिया गया है, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, कि इसकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। इसकी जो स्थिति है बहुत ज्यादा सोचनीय है। द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन इज द मेन कॉज ऑफ दिस। और ये जो पर्यावरण खराब हो रहा है, इसका मेन कारण जो है वो बढ़ती हुई जनसंख्या है, द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन। इसलिए जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। तो क्या करना है इसके लिए, ओवर पॉपुलेशन रीजंस। तो बढ़ती हुई जनसंख्या जो है वो कारण है। The choice is really between control of population and perpetuation of poverty। तो जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उसके कारण क्या हो रहा है, जब इतनी सारी जनसंख्या में, इतनी सारी संख्या में लोग होंगे, तो जो है व्यक्ति जो है वो गरीबी की ओर बढ़ेगा। तो जनसंख्या जो है अधिक से अधिक गरीबी है, और कैसी गरीबी हो रही है, वो परपीचुएशन, लगातार गरीब होती जा रही है। तो हमको चॉइस करना है कि हमको जनसंख्या पर कंट्रोल करना है कि गरीबी में ही रहना है, हमको लगातार गरीब ही बने रहना है। क्योंकि ज्यादा संख्या होने पर अमीर बनने के चांसेस जो है वो बहुत कम हो जाते हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोड्स बिकॉज ऑफ द मैनी रीजन। जो जनसंख्या विस्फोट है वो कई कारणों से होता है। इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ सर्विसेज, इंक्रीजिंग लाइफ लेवल। हमारी जो हेल्थ सर्विसेज हैं, जो हमारे स्वास्थ्य संबंधी जो सेवाएं हैं, यानी कि जो हॉस्पिटल्स हैं, दवाइयां हैं, मेडिसिन हैं, इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। बहुत ज़्यादा नई नई तकनीकें आ गई हैं, जिससे कारण व्यक्ति को जीवन बचाया जा सकता है और वो ज़्यादा जी रहे हैं। इंक्रीजिंग लाइफ, लाइफ का जो लेवल है वो बढ़ गया है, और जिसके परिणाम स्वरूप लोग जो है वो ज्यादा देर जी रहे हैं, और मृत्यु दर जो है वो कम होती जा रही है, और जीवन की दर जो है वो बढ़ती जा रही है। मेंटेलिटी ऑफ पीपल, दे थिंक मोर पीपल मीन मोर हैंड्स टू अर्न। लोगों की मेंटेलिटी ये हो गई है कि लोग ये सोचते हैं कि जितने ज्यादा लोग होंगे उतने कमाने वाले हाथ होंगे, बट दे फॉरगेट इट ऑल्सो मीन्स मोर माउथ्स टू ईट। लेकिन साथ ही साथ वो लोग ये भूल जाते हैं कि घर में जितने ज्यादा लोग होंगे, कमाने वाले होंगे, लेकिन उतने ज्यादा खाने वाले भी तो होंगे। तो उसके कारण जो है वो गरीबी ज्यादा बनी रह जाती है। अब आइए कैसे उसको हम जनसंख्या नियंत्रण कर सकते हैं, उसके भी कुछ रेमेडीज बताई गई हैं पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए। तो वी हैव टू चूज आइदर कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन और परपीचुएशन पॉवर्टी। दोनों के बीच में हमको चुनाव करना है, या तो हम जनसंख्या को नियंत्रण कर लें या लगातार गरीब बने रहें। तो हमें क्या चाहिए ये हमको डिसाइड करना पड़ेगा। सेकेंड है, पीपल नीड टू बी मेड अवेयर टू कंट्रोल द पॉपुलेशन। लोगों को जनसंख्या नियंत्रण के लिए जागरूक कराने की आवश्यकता है। अवेयर माने जागरूक करना। एंड प्रैक्टिस फैमिली प्लानिंग। परिवार नियोजन की जो प्रैक्टिस है वो लागू की जानी चाहिए। उसके लिए ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए, लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए कि छोटा परिवार होना चाहिए। कंपल्सरी स्टेरिलाइजेशन इज नॉट द रेमेडी। स्टेरिलाइजेशन कहते हैं नसबंदी को ये जो है अनिवार्य रूप से नसबंदी करना, ये इसका उपाय नहीं है। लोगों को सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, लोगों को सेल्फ अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए। चिल्ड्रन आर नॉट द गिफ्ट ऑफ गॉड, देयर बर्थ कैन बी कंट्रोल। बच्चे जो हैं वो भगवान का रूप नहीं है, भगवान का गिफ्ट नहीं है। जो लोग कम पढ़े लिखे होते हैं और शिक्षित नहीं होते, अशिक्षित होते हैं, वो बच्चों को भगवान का
उपहार समझ के प्राप्त करते हैं। वो सोचते हैं ये भगवान की देन है, हमें इसको स्वीकार करना चाहिए। बच्चे जो हैं वो भगवान की इच्छा से आते हैं। तो इसके बारे में भी उनको जागरूक किया जाना चाहिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिक्षित किया जाना चाहिए। आइए देखते हैं द 20th सेंचुरी हैज़ एडेड अबाउट 3.7 बिलियन। 20वीं शताब्दी में जो है 3.7 बिलियन जो जनसंख्या है वो बढ़ गई थी। The present world population is estimated at 5.7. Present world population is अभी की जो पूरे विश्व की जो जनसंख्या है, एस्टिमेटेड माने अनुमानित जो जनसंख्या है वो 5.7 बिलियन है। 5.7 अरब है। अभी ये जो आर्टिकल लिखा गया था इट वाज रिटन इन 1994 में इतना था, लेकिन अभी हो गया है आपका 2026, तो नाउ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज 8.5 बिलियन समथिंग। तो अभी जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो लगभग 8.5 बिलियन होगी, बट इतनी ज्यादा जनसंख्या अब बढ़ चुकी है। इन एवरी 4 डे द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीजेज बाय 1 मिलियन। हर चौथे दिन पूरे विश्व की जनसंख्या 1 मिलियन जनसंख्या से बढ़ जाती है, यानी 1 मिलियन नहीं 10 लाख लोग। हर चौथे दिन 10 लाख लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड एंड सी व्हाट इज द आवर ड्यूटी टुवर्ड्स द अर्थ। अब आ जाते हैं इसके चैप्टर के अंत में हम पहुंचने वाले हैं कि हमारी पृथ्वी के प्रति, टुवर्ड्स द अर्थ माने पृथ्वी की तरफ, पृथ्वी के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। रिस्पेक्ट द एनवायरमेंट, मेकिंग रैशनल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हमको अपने पर्यावरण की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, यानी कि उसको संरक्षित करना की तरफ ध्यान देना चाहिए। और जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो प्राकृतिक संसाधन हैं, उनका रैशनल यूज किया जाना चाहिए। समझदारी के साथ उनको प्रयोग में लाना चाहिए, यानी कि अंधाधुंध कटाई हो रही है, अंधाधुंध यूज हो रहा है, किसी का ख्याल नहीं है और अपने ही लिए सब कुछ नहीं चाहना है। एंड टेकिंग स्टेप्स टू प्रिवेंट पॉल्यूशन फ्रॉम द डिफरेंट प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन आवर इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस। जो भी हमारे औद्योगिक ऑपरेशंस होते हैं, औद्योगिक इंडस्ट्रीज के जो ऑपरेशंस हैं, उसमें हमको पॉल्यूशन को अलग अलग तरीकों से रोकने की कोशिश करनी चाहिए। टेकिंग स्टेप्स टू प्रिवेंट पॉल्यूशन फ्रॉम द डिफरेंट प्रोसेसेस इन्वॉल्व। इंडस्ट्रियल वेस्ट के कारण, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस ऑपरेशंस के कारण जो भी पॉल्यूशन होते हैं उनको रोकने का प्रयास किया जाना चाहिए। प्रमोट द सस्टेनेबल यूज ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज। जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, जो हमारे कच्चा माल है, उसका सस्टेनेबल यूज किया जाना चाहिए। उसको सस्टेनेबल यूज को उपयोग करने की तरह को हमको प्रमोट करना चाहिए, यानी हमको इस तरह से उनको यूज करना है कि अपनी आवश्यकताएं तो हमारी पूरी हो, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए भी हमको कुछ बचा करके रखना चाहिए। स्टेटमेंट्स बाय फेमस पर्संस, और इस चैप्टर में कुछ फेमस जो लोग हैं, पर्सनैलिटीज हैं, उन लोगों ने कुछ कुछ बातें ऐसी कही हैं जो कि स्टेटमेंट बन गए हैं। जैसे मार्गरेट थैचर है, ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थी। इन्होंने कहा था कि नो जनरेशन हैज फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ, ऑल वी हैव इज अ लाइफ टेनेंसी विद अ फुल रिपेयरिंग लिस्ट। उनका ये कहना था कि कोई भी जनरेशन, किसी भी पीढ़ी का इस धरती पर फ्री होल्ड नहीं है। ये धरती के जितनी भी चीजें हैं वो किसी एक पीढ़ी के लिए नहीं है। ऑल हम यहाँ सर सिर्फ किराएदार के रूप में, हमारा जीवन यहाँ एक किराएदार की तरह है और हमको इसको फुल रिपेयरिंग लीज पर हमको ये दिया गया है। इस धरती पे जो हम आए हैं वो एक किराएदार के रूप में है, लीज पर है, इसलिए हमको इसकी अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। मिस्टर लेस्टर ब्राउन ने क्या कहा है, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोरफादर्स। ये जो धरती है इसको हमने अपने फोरफादर्स, अपने पूर्वजों से इनहेरिट नहीं किया है। ये धरती हमको हमारे पूर्वजों ने, हमारे दादा दादी ने, नाना नानी ने विरासत में नहीं दिए हैं। वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। हमने ये अपने आने वाली पीढ़ी से, अपने बच्चों से हमने इसको उधार लिया है। तो उधार लिया का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी से कोई चीज उधार लेते हैं, इट मीन्स दैट वी हैव टू रिटर्न दिस थिंग। उसको हमको वापस लौटाना भी है। तो इसलिए हमको ये मान के चलना है कि ये हमारा जो धरती है, इसके जो संसाधन है वो हमने आने वाली पीढ़ी से उधार लिए हैं, इसलिए हमें इससे अच्छे रूप में प्रयोग करना है और सही तरीके से वापस उनको लौटा करके देना है। धरती को अच्छी हालत में और एक स्वस्थ रूप में, मुस्कुराती हुई धरती के रूप में, एक स्वस्थ
पृथ्वी के रूप में, पर्यावरण के रूप में हमको इसको आने वाली पीढ़ी के लिए लौटाना है। पॉजिटिव नोट के साथ ये हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होने जा रहा है। गो ग्रीन माने पेड़ लगाइए, धरती को हरा-भरा बनाइए, स्वस्थ बनाइए और इसमें हम लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है। थैंक यू फॉर स्टेइंग टिल द एंड। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज हिट द लाइक बटन, subscribe the channel, share this video with your friends. Soon we will meet again in the next video. Till then, take care. Goodbye.